अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा स्टमक पाए जाते हैं। शॉकिंग। आप तो आज तक सुनते आए होंगे कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक स्टमक होता है, लेकिन नहीं, हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा स्टमक होते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं अपनी वीडियो से। तो वो स्टमक जिसको आज हमने देखना है, जिसके बारे में हमने स्टडी करना है, वो है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को हम अपना स्टमक क्यों कह रहे हैं वो देख लेते हैं। लाइसोसोम होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ सब सेलुलर ऑर्गेनेली दैट इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। हमारा सेल जो हमारी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। इसी तरह हमारा जो सेल है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसी तरह हमारे सेल में ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि हमारी सेल की तमाम फंक्शंस को मैनेज करती हैं। अब जो हमारी ऑर्गेनेली है जिसको हम लाइसोसोम कह रहे हैं, वो हमारे तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिसमें हमारा डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, ओल्ड सेल्स पार्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देख लेंगे, जैसे कि हमारा स्टमक है वो हमारी बॉडी की तमाम चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। इसी तरह हमारे सेल के अंदर जो चीज़ जाती है उसको डाइजेस्ट जो करता है वो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं। इस तरह ये हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं और प्रोटीन्स आ जाती हैं, उनको डाइजेस्ट करता है। ओल्ड सेल पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स हमारे सेल के जो कि ओल्ड हो चुके हों और उनका फंक्शन ख़त्म हो चुका हो और वो अब हमारी सेल में किसी काम के नहीं हैं, उसको भी ये डाइजेस्ट करता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारे सेल में एंट्री होती है उनकी, तो जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको इंगल्फ कर देते हैं, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डाइजेस्ट करता है। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपरेटस। जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं वो हमारे गोल्जी अपरेटस की सिस्टर्नी से अराइज होते हैं। गोल्जी अपरेटस हमारे लाइसोसोम की तरह एक ऑर्गेनेली है जिसका हमारे सेल में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, और जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं वो हमारे गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्नी से अराइज होते हैं। सिस्टर्नी हमारी गोल्जी अपरेटस का वो स्ट्रक्चर है जिससे डिफरेंट वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, और हमारे लाइसोसोम जो होते हैं इनकी नेचर भी वेसिकल होती है, इसीलिए ये हमारे गोल्जी अपरेटस से अराइज होती है। नेक्स्ट, हमारे लाइसोसोम्स के अंदर जो टू प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे लाइसोसोम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को या ओल्ड सेल पार्ट को डाइजेस्ट करता है, वो देख लेते हैं। उसमें आ जाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? इनगल्फमेंट ऑफ लार्ज सब्सटेंसेस। ये लार्ज सब्सटेंसेस की डाइजेशन है जिसमें हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आ जाते हैं। अब ये हमारी दूसरी टाइप से कैसे डिफरेंट है वो देख लेते हैं, और दूसरी टाइप है पिनोसाइटोसिस, इनगल्फमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारी जो दूसरी टाइप है वो हमारी फर्स्ट टाइप से इस तरह डिफरेंट है, तो ये भी इनगल्फमेंट है और डाइजेशन ही है, लेकिन फर्स्ट चीज़ से ये इस तरह डिफरेंट है कि जो हमारी फर्स्ट जो था हमारा फैगोसाइटोसिस वो हमारी लार्ज सब्सटेंसेस की इनगल्फमेंट और उनकी डाइजेशन थी, लेकिन जो हमारी पिनोसाइटोसिस है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाता है, मतलब कि वो फ्लूइड जो कि हमारे सेल के बाहर होता है। डाइजेशन ऑफ पार्ट ऑफ सेल्स बाय ऑटोफेजी। जैसे कि मैंने बोला है कि जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं ये हमारे सेल में ही पाए जाते हैं और ये सेल के पार्ट को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसको हम ऑटोफेजी कहते हैं, जिसमें ऑटो का मीन सेल्फ आ जाएगा और फेजी मीन ईटिंग, मतलब कि जिस सेल में ये रह रहे हैं उसी सेल के पार्ट्स को ये डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे ऑटोफेजी। Breakdown of extracellular material by the release of enzymes into surrounding medium। हमारे लाइसोसोम का फंक्शन ये होता है कि वो हमारे सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, जो भी ये चीज़ एंटर करेंगी उसको डाइजेस्ट करना, लेकिन इसके अलावा ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को भी, जो कि हमारे सेल के बाहर होते हैं, उन चीज़ों को भी डाइजेस्ट करता है। कैसे? वो अपने एंजाइम को सराउंडिंग में रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जब वो एंजाइम सेल से बाहर हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं, वहाँ पे जाके वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारी
वो तमाम चीज़ें जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाई जाती हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपनी पिक्चर्स की हेल्प से हमारे लाइसोसोम के फंक्शंस को देख लेते हैं कि वो हमारी सेल में कौन से फंक्शन को या हमारी बॉडी में कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। तो सबसे पहले ये है डाइजेस्टिंग फूड, मतलब कि जो हमारे सेल में जितना भी फूड मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करना। का अदर वन देख लेते हैं, वो है डाइजेस्टिंग ऑर्गेनेलीज। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये हमारे सेल में ऑटोफैजी भी करवाते हैं, मतलब कि हमारे सेल के वो हिस्से जो कि पुराने हो जाते हैं, जो वोर्न आउट हो जाते हैं, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता और उनका हमारी सेल में होना उसके लिए हार्मफुल है, उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है। और इसमें आ जाता है हमारी वो ऑर्गेनेलीज जो कि वोर्न आउट हो जाती हैं, जिनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है या कोई कि उनमें म्यूटेशन आ जाती है या कोई खराबी आ जाती है कि उनका जो फंक्शन होता है वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं हो रहा। तो हमारे लाइसोसोम का फंक्शन होता है कि वो हमारे उन सेल पार्ट्स को और उन ऑर्गेनेलिस को डाइजेस्ट कर दे, ताकि हमारे सेल की इन्वायरमेंट जो है वो वोर्न आउट चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से और बेकार चीज़ों से साफ़ रहे। हमारी ऑर्गेनेली जिसको मोस्टली हमारा लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है उसमें आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब वो अपने इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाती या किसी वजह से उसकी स्ट्रक्चर में कोई खराबी आ गई है, तो हमारे ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को जब हमारा लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है तो इसके जितने कंपोनेंट्स होते हैं उससे हमारे लाइसोसोम को एनर्जी और डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है डाइजेस्टिंग सेल्स। ये भी ऑटोफैजी में ही आ जाता है, क्योंकि यहाँ फिर अगेन वो अपने ही सेल की किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है और इसमें आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। हमारे लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दे लेते हैं। तो हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई डिफाइनेड स्ट्रक्चर नहीं होता। ये स्मॉल वेसिकल होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शनल स्टेजेस पे डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। प्लियोमॉर्फिक मतलब कि एक से ज़्यादा फॉर्म में होना, एक से ज़्यादा शेप में होना। Usually lysosomes are like round tiny bags filled with dense material and digestive enzymes. क्योंकि हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं इनका फंक्शन होता है कि ये चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है, एक तो ये राउंड वेसिकल होते हैं, लाइक हमारे टाइनी बैग्स कह लें, जो कि फिल्ड होते हैं हमारे ऐसे मटेरियल से और डाइजेस्टिव एंजाइम से जो कि हमारे सेल में हमारे डिफरेंट कंपोनेंट को, डिफरेंट सेल पार्ट्स को या ऑर्गेनेलिस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। A lysosome is basically a specialized vesicle that holds a variety of enzymes. जैसे कि यहाँ पे हम अपने लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को देख लें तो हमारा जो लाइसोसोम होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो हर टाइम इसी शेप में हो, लेकिन मोस्टली उनकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है, स्फेरिकल होती है और उनके अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल पार्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे जो वेसिकल्स होते हैं उनकी लिपिड बाई लेयर होती है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके ऊपर हमारे मेम्ब्रेन में ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे लाइसोसोम के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की एंट्री को कंट्रोल करते हैं। इसको हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिनको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, कि वो जब एंटर होंगे तो हमारे लाइसोसोम का जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है उस चीज़ को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपने लाइसोसोम के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को, जो कि उसको हमारे सेल में एज आ स्टमक फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। इनमें आ जाता है हमारे लाइसोसोम के एंजाइम्स, जो कि हमारी लाइसोसोम की पावर होती है जिससे वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है। लाइक हमारे स्टमक में जिस तरह एसिड पाया जाता है उसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी तमाम फूड पार्टिकल्स को या किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह हमारे लाइसोसोम में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हर तरीके के सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करते हैं। हमारे लाइसोसोम में जो डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियेसेस। हमारे जो एंजाइम्स हैं ना, इनका फंक्शन आधा तो इनके नेम से ही शो हो जाता है। इनका नेम ही बता देता है कि ये हमारी बॉडी में, हमारे सेल में कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट एंजाइम्स कैटेगरी है वो है न्यूक्लियेसेस। इससे पता चल रहा है कि इसने हमारे न्यूक्लियस पे एक्ट करना है।
न्यूक्लियसेस आर इम्पोर्टेंट एंजाइम्स डेट हाइड्रोलाइज न्यूक्लिक एसिड के मैंने बता दिया है कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि हमारे न्यूक्लियस में इसने एक्ट करना है। तो इसमें ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो हमारे न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं। न्यूक्लियसेस आर डिवाइडेड इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस act on DNA and ribonuclease act on RNA। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वहाँ पे हमारा डीएनए और आरएनए होता है। ये हमारे जेनेटिक मेकअप के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में हमारे तमाम जीन्स वगैरह को और हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। हमारी न्यूक्लियस भी इस तरह 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसमें पहले आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, जिसमें हमारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पर वर्क करना है, उस पर एक्ट करना है और उसको डाइजेस्ट करना है। एंड राइबोन्यूक्लियस ने एक्ट करना है आरएनए पे। रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट्स भी। अब कोई भी एंजाइम होता है ना हमारी बॉडी में, उसने जब किसी चीज़ पे एक्ट करना होता है तो वो उस प्रोडक्ट को उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे कि हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो वो शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट से बने होते हैं। इस तरह जब हमारे जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस है, जब इन्होंने डीएनए और आरएनए पे एक्ट करना है तो उन्होंने उसको उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स में, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि जिन चीज़ों से वो बने होते हैं, वो स्ट्रक्चर बना होता है, उस पे डिवाइड करना। इस तरह जब हमारे न्यूक्लियसेस हमारे डीएनए और आरएनए में एक्ट करते हैं तो उन्होंने उनको उनके ही बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है, या कह लें कि उनके इंग्रेडिएंट्स में डिवाइड करना है। प्रोटीएसिस, वंस अगेन ये अपने नाम से क्या शो कर रहा है, प्रोटीएसिस का मतलब ये जो प्रो है ये हमारी प्रोटीन को शो करता है। तो इसके नाम से हमें ये शो हो रहा है कि प्रोटीएसिस जो होते हैं वो हमारी प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। प्रोटीएसिस इंक्लूड्स एंजाइम्स लाइक कोलेजिनेसेस एंड पेप्टाइडेसेस। जो हमारे प्रोटीएसेस होते हैं इनकी सब कैटेगरी एंजाइम्स में कोलेजिनेसेस और पेप्टाइडेसेस आ जाते हैं, डेट एक्ट ऑन प्रोटीन कन्वर्टिंग देम टू अमाइनो एसिड्स। हमारी जो प्रोटीन होती हैं वो हमारे अमाइनो एसिड से बनती है। मोस्ट कॉमनली जो हम प्रोटीन की एग्जांपल देखते हैं हमारा हार्मोन होता है। हमारे हार्मोन्स भी हमारी प्रोटीन होते हैं, उनमें इंसुलिन आ जाते हैं। जो हमारी इंसुलिन होती है या कोई भी हमारी प्रोटीन होती है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन से बनी होती हैं। तो हमारे प्रोटीएसेस जब हमारी प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं तो वो उनको उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि हमारे अमाइनो एसिड होते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं, या उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ग्लाइकोसाइडेसिस। अब ग्लाइकोसाइडेसिस से मतलब आता है ग्लाइको मीन ग्लूकोज, या हम इसको कह सकते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म करें या उसकी ब्रेकडाउन करें वो होते हैं ग्लाइकोसाइडेसिस। Glycosidases like beta-galactosidase act on the glycosidic bond of polysaccharides to monosaccharides। जब हमारे ग्लाइकोसाइडेजेस हमारे उन कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे एक्ट करेंगे तो वो हमारे पॉलीसेक्राइड्स को हमारे मोनोसेक्राइड जो कि उनके बिल्डिंग ब्लॉक होंगे उसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसके एग्जांपल में आ जाता है कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। जो हमारा लैक्टोज होता है उसके 2 इंग्रेडिएंट्स या बिल्डिंग ब्लॉक कह दें वो हमारे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं। नेक्स्ट है लाइपेसिस। लाइपेसिस में लाइप जो है ना ये हमारे लिपिड्स को शो करता है। लाइपेसिस इंक्लूड एस्टरेजेस एंड फॉस्फोलिपिडेसेस दैट एक्ट ऑन लिपिड्स टू प्रोड्यूस एसिड एंड अल्कोहल्स। जो हमारे लिपिड्स होते हैं ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स प्लस अल्कोहल से बने होते हैं। तो एस्ट्रेजेस और फॉस्फोलिपिडेसेस जब हमारे लिपिड्स पे एक्ट करते हैं तो वो हमारे ट्राइग्लिसराइड जो कि एसिड्स होते हैं और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। सल्फेट्स। अब सल्फेट्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे एक्ट करेंगे जो हमारे सल्फेट्स को रिलीज़ करें।
एंजाइम्स एक्ट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिलीज सल्फेट। और नेक्स्ट है फॉस्फोटेसिस। Good example of phosphatases are acid phosphodiesterases. These are important enzymes that act on organic compound releasing phosphate groups. इनका फंक्शन उन्हीं कंपाउंड्स में होगा, उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होगा जिसमें फॉस्फेट के ग्रुप हों, और इसने हमारे उन्हीं ग्रुप्स में जाके एक्ट करना है और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करनी है, क्योंकि लाइसोसोम कांट डाइजेस्ट देमसेल्व्स। जैसे कि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर एक एसिड है वो हर चीज़ को डैमेज कर सकता है, तो वो उस चीज़ को डैमेज क्यों नहीं करता जिसमें उसको इनक्लोज किया जाता है। लाइक वो बोतल जिसमें हमारा एसिड होता है वो इसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करता और उसके अंदर से बाहर क्यों नहीं आ जाता। तो इसी तरह हमारे माइंड में ये है कि जो लाइसोसोम होते हैं उनकी अंदर इतने डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो अपने आप को डाइजेस्ट क्यों नहीं करते, हमारे लाइसोसोम उन एंजाइम से डैमेज क्यों नहीं हो जाते, या फिर हमारा लाइसोसोम जो है वो खुद को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता। तो उसका आंसर ये है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन इन इट्स मेम्ब्रेन कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स शुगर ग्रुप्स। Because of these groups, enzymes are unable to digest the protein present on the membrane. हमारे जो लाइसोसोम होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाई जाती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर के ग्रुप्स होते हैं। तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो इन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें जो कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह जो हमारा लाइसोसोम होता है वो खुद को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसी तरह ये क्वेश्चन जो कि हमारे माइंड में आता है कि एसिड बोतल को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करता, वो इसलिए क्योंकि उस बोतल की नेचर ऐसी होती है कि वो एसिड उस पर इफेक्ट नहीं करता। मॉर्फिज्म है जो हमारे लाइसोसोम की प्रॉपर्टी है, इसमें सिंपली ये कहा गया है कि जो हमारा लाइसोसोम है जब वो अपने सेल में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हुए वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, और हर स्टेज में उसकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली मीन्स एक चीज़ से ज़्यादा, मॉर्फिज्म मीन्स शेप। अब जो हमारे लाइसोसोम्स हैं इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज और उनके फंक्शन को भी। अब इसमें जो फर्स्ट वन है वो है प्राइमरी लाइसोसोम्स। जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है वो हमारे स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, मतलब कि उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करना होता है। स्मॉल सैक लाइक बॉडी whose enzymatic content are synthesized by ribosomes and accumulated in endoplasmic reticulum। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ना, ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है जिसका काम प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है। तो हमारे जो लाइसोसोम का एंजाइमेटिक कंटेंट होता है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो भी मेनली प्रोटीन होती है, वो हमारे राइबोसोम्स में बनते हैं जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे होते हैं। Acid phosphate rich region of Golgi is involved in the production of enzymes, only have few or one enzyme। सॉरी, यहाँ पे ये एंजाइम्स नहीं आता था, यहाँ पे आता था प्राइमरी लाइसोसोम। जो हमारे प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं वो हमारे गोल्जी से बनते हैं। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा गोल्जी अपरेटस, प्लस लाइसोसोम, जिसको हम कह सकते हैं जड़ या GERL, जिसमें G से गोल्जी अपरेटस, E से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L से लाइसोसोम्स होंगे। इन सब ने मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। लाइसोसोम्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चरल वेसिकल प्लस इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सबसे पहले हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। प्रोटीन हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो जाती है, उसके बाद वो आती है हमारे गोल्जी अपरेटस की तरफ। गोल्जी अपरेटस में आके उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है, उसमें चेंजिंग आती है और उसकी सॉर्टिंग होती है और फिर उनकी पैकेजिंग होती है वेसिकल में। गोल्जी अपरेटस से वेसिकल बनता है, उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम जिसको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल और हीट्रोफैगोसोम कहते हैं। हीट्रो मीन डिफरेंट, फैगो मीन ईटिंग एंड सोम मीन बॉडी। लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या होता है, वो कैसे बनते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं।
formed from phago or pinocytosis of foreign material. फॉरेन मटेरियल मतलब कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर होता है और हमारे सेल के सरफेस पे आता है, हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं, उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं. आफ्टर फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस दिस मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर आर नाउन एज फैगोसोम्स और पिनोसोम्स. लाइसोसोम जब उन सॉलिड मटेरियल या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को इनगल्फ कर देता है तो उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसको हम लाइसोसोम कह रहे हैं उसका नाम फैगोसोम्स हो जाएगा या पिनोसोम्स हो जाएगा. फैगोसोम्स ईटिंग बॉडी और या ड्रिंकिंग बॉडी कह ले. दिस फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम्स टू फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम. These bodies have foreign material plus complements of acid hydrolysis. अब जो हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम्स होता है उसने हमारे प्राइमरी लाइसोसोम से मिलके अपने फंक्शन को परफॉर्म करना है. अब ये जो बॉडी होगी जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिक्सचर होगी, उसमें एक हमारा फॉरेन मटेरियल होगा जिसको हमारे लाइसोसोम ने इंगल्फ किया है और दूसरा कि उसके अंदर जितने भी हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो होंगे. These digestive materials of these lysosomes pass through the lysosomal membrane and are incorporated into cell so that may be reused in metabolic pathways. हमारे लाइसोसोम के एंजाइम जब उसकी मेम्ब्रेन को, अगर ये हमारा लाइसोसोम है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो हमारे जो लाइसोसोम के एंजाइम्स होते हैं जब इसको क्रॉस करके हमारा जो सेल है उसकी सराउंडिंग में या उसके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में, हमारे सेल में डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में हेल्प करते हैं. सेकेंडरी लाइसोसोम की सब कैटेगरी है वो है रेजिडुअल बॉडी. दीज आर फॉर्म्ड व्हेन डाइजेशन इज इनकम्प्लीट एंड कॉल्ड डेब्रिस और रेजिडुअल बॉडीज. हमारे उन मैक्रोमोलिक्यूल्स या उन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के ऐसे कंपोनेंट जो डाइजेस्ट नहीं होते, इनडाइजेस्टिव होते हैं, उनके रेजिडुअल को हम कहते हैं रेजिडुअल बॉडी. एंड दीज आर रिजेक्टेड फ्रॉम सेल बाय एक्सोसाइटोसिस. फिर ये हमारे सेल से एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से आउटसाइड मूव कर देती है. वो है ऑटोफेजिक वैक्यूल या ऑटोफेगोसोम. ऑटोफेगोसोम से आपको पता चल जाएगा कि ऑटो मीन्स सेल्फ, फैगो मीन ईटिंग, सोम बॉडी, मतलब कि ऐसी बॉडीज जो सेल्फ ईटिंग करती हैं. दिस आर द मैकेनिज्म बाय विच द सेल कैन अचीव डिग्रेडेशन ऑफ सेल ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट्स विदाउट इरिपलेबल डैमेज. हमारे लाइसोसोम जो होते हैं, अगर हमारी बॉडी कंडीशन ऐसी हो गई है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो किसी भी तरह उस एनर्जी को पूरा करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल एक स्टार्व बॉडी में, एक न्यूट्रिशन डिराइव बॉडी में, या ऐसी बॉडी जो जिसने काफ़ी दिन से कोई एनर्जी प्रोडक्ट ना लिया हो किसी स्टारवेशन की वजह से, या लाइसोसोम का ये फंक्शन होता है कि वो अपने ही सेल के पार्ट को यूज़ करके हमारे बॉडी को सरवाइव करने में हेल्प करती है, लेकिन इससे हमारे सेल को कोई डैमेज नहीं होता. पिक्चर से हम अपनी पॉलीमॉर्फिज्म को देख लेते हैं, मतलब कि हमारे लाइसोसोम के डिफरेंट शेप्स को देख लेते हैं. तो ये हमारा गोल्जी अपरेटस है. हमारे गोल्जी अपरेटस में ये सिस्टर्नी होती है, यहाँ से डिफरेंट वेजिकल की फॉर्मेशन होती है. प्राइमरी लाइसोसोम्स होता है वो हमारे गोल्जी अपरेटस से राइव होता है. गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्नी से जब हमारी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है तो उस लाइसोसोम को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं. हमारा प्राइमरी लाइसोसोम तो ये बन गया, और जो हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनता है वो देख लेते हैं. एग्जांपल, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल या कोई भी फॉरेन मटेरियल है, जब ये हमारे सेल के करीब आएगा तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो उस मटेरियल को इनगल्फ कर लेगी. जैसे फॉरेन मटेरियल हमारे सेल के अंदर मूव ऑन करता है तो इसको हम अब फैगोसोम या पिनोसोम कहेंगे, मतलब कि ऐसी बॉडी जो कि हमारी फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के बाद बनी है. प्राइमरी लाइसोसोम है और ये हमारा फैगोसोम्स है या पिनोसोम्स है जो कि हमारी फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के बाद बना है. इन दोनों ने फ्यूज़ हो के हमारे डाइजेस्टिव वैक्यूल को, जो कि हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम होगा, उसकी फॉर्मेशन करनी है. फिर सेकेंडरी लाइसोसोम ने डाइजेस्ट करने के बाद ऐसा मटेरियल जो कि हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम से
डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको हम कहेंगे रेजिडुअल बॉडी या डेब्रिस। तो रेजिडुअल बॉडी जब बन जाती है उसकी फॉर्मेशन के बाद हम मेम्ब्रेन होती है वो उसको फिर से इनगल्फ कर देती है। उसको इनगल्फ करने के बाद उसने उसको बाहर की साइड पे मूव कर देना है। इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। लास्ट जो है हमारी रेजिडुअल बॉडी के बाद जो हमारे एटोफेजिक वैक्यूल होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे गोल्जी अपरेटस से एक वेजिकल बना, उस वेजिकल ने उस प्राइमरी लाइसोसोम ने हमारे ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है उसको इनगल्फ करके एक बॉडी बना लेनी है जो कि एक लार्ज बॉडी होगी। फिर उसके बाद उसकी डाइजेशन हो जाएगी। डाइजेशन के बाद जो चीज़ें बच जाएंगी लाइक डेब्रिस वंस अगेन हमारा रेजिडुअल बॉडी बना लेगी और जिसकी आउटसाइड ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह हमने ये प्रूव किया कि हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा स्टमक होते हैं। मेन तो हमारा एक ही स्टमक होता है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसको हम सेल भी कहते हैं वो एक मैजिक के तौर पे एक्ट करता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।